हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस टेस्ट सीरीज में 36% जो है शामिल किए गए हैं और ये सभी पर्सन आरओ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। यदि आपने इन 36 के 36 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूपी वृद्धा पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। बात हो रही है यूपी वृद्धा पेंशन योजना की। जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य पेंशन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक भी पात्र हैं। तो ए विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। केवल फर्स्ट वाला कथन यहाँ पर सही है। अन्य पेंशन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक इस योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 90वें महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी की है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। श्रीलंका ने जो इसकी मेजबानी की है। प्रश्न नंबर 3 है, ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। 26 सितंबर 1975 को पारित अध्यादेश द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई। तो ग्रामीण बैंक से संबंधित कल वाली क्लास में भी हमने आपको प्रश्न करा था। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। यदि अन्य विकल्प चुना है तो यहाँ पर आपका प्रश्न गलत हो गया है। तो याद रखेंगे क्षेत्रीय बैंक के बारे में किसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और किसकी सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। और अध्यादेश पारित हुआ था 26 सितंबर 1975 को तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो सभी पॉइंट यहाँ पर बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। फेमा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। फेमा अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जून 2001 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देन को उदार बनाना तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित एवं सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना है। फेमा से संबंधित प्रश्न जो है शायद 2020 या 21 वाले प्रश्न पत्र में भी पूछा गया था। ऑप्शन बी राइट है। केवल यहाँ पर 2 वाला कथन सही है। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 है ये, परंतु इसको जो लागू किया गया था वो सन था 2000 में इसको लागू किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुजनित रोग हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ए विकल्प चुनने वालों का राइट आंसर होगा। जीवाणुजनित में टिटनस आएगा, निमोनिया आएगा और हेज आएगा, जबकि रेबीज वायरस जनित रोग है और चेचक भी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए सही आंसर है। अकबर के द्वारा जो इसको शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह का अनुप्रयोग है? आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, नेविगेशन, उपर्युक्त सभी।
तो डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पहले वाला कथन गलत हो चुका है, क्योंकि अजंता की गुफाएं तो हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित हैं। गुफाएं एक लंबवत चट्टान पर निर्मित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही है, केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। आरओ पैटर्न पर आधारित ही क्लासें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप एक भी क्लास छोड़ देते हो तो फिर आपका कुछ ना कुछ पार्ट रह जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास को हम ध्यान में रखते हुए ही अगली क्लास आपको उपलब्ध कराते हैं। ब्राह्मी लिपि को वर्ष 1837 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ऑप्शन बी सही है, जेम्स प्रिंस के द्वारा इसको सर्वप्रथम पढ़ा गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, IMT त्रिलाट निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है? ये कैसा अभ्यास है? ये समुद्री अभ्यास है। नाम है इसका IMT त्रिलाट। तो डी राइट आंसर होगा, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों तथा त्योहारों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची फर्स्ट में मेले तथा त्योहार हैं और सूची सेकंड में स्थान दिया गया है। दादरी का पशु मेला, बलिया आएगा, सुहलकुल उत्सव आगरा, माघ मेला प्रयागराज, हरिदास जयंती उत्सव मथुरा। तो यहाँ पर सभी एक दूसरे के सामने सही सुमेलित हैं, तो ये यहाँ पर सभी का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आइए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना MMJAY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। यह केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक उप योजना है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो बी राइट है, दोनों ही यहाँ पर कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पन्न के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर, ये सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 है। उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल चीनी उत्पादन में लगभग 41% का योगदान देता है। उत्तर प्रदेश में अकेले पशुधन उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा है। तो कूट से सही उत्तर चुनना है। नीचे है, तो देख लीजिए दोनों में से कौन सा सही है, या फिर दोनों ही सही है या कोई सही नहीं है। तो ए यहाँ पर राइट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवने प्रकृति में गर्म एवं शुष्क हैं? तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो सही चुन लिया है, वरना आपका गलत हो चुका है। केवल यहाँ पर 1, 2 और 5 सही है। ये गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं। देख लीजिए, इसका नाम है ब्लैक रोलर और शामल है, और 5वां है शांता आना, जबकि तीसरे वाला पॉइंट और फोर्थ वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट के पर्वत निम्नलिखित में
चार दर्रों को उनकी अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिमी घाट के पर्वत को लगाना है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। यदि आपने बी विकल्प चुना है तो सही है। देखिए, सबसे पहले थालघाट दर्रा आएगा, फिर भोरघाट आएगा, और थालघाट और भोरघाट, थालघाट और भोरघाट ये दोनों ही दर्रे किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है ये दोनों दर्रे। फिर उसके बाद में पालघाट आएगा जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, और सेनकोट्टा दर्रा ये भी केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला ही एक दर्रा है। तो इस प्रकार यहाँ पर बी राइट है। तो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, कैसे भी करके इनको याद आप कर सकते हो। पहले थाल आएगा तो चाहे तो आप इसको टी लिख लीजिए, फिर उसके बाद में भोर आएगा, बी लिख लीजिए, फिर आपका क्या आएगा? पाल आएगा, पी लिख लीजिए, फिर एस लिख लीजिए, टी बी पी एस। तो कुछ भी ट्रिक बना लीजिए जो आपको उचित लगे। देखिए, प्रश्न पत्र जो एग्जाम में बना था इस पर प्रश्न नंबर 16 है। यदि अब भी आप त्रुटि कर रहे होंगे तो एक बड़ी मिस्टेक है ये। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में 4 शीर्ष बाजार उत्पादक राज्यों का सही क्रम कौन सा है? जहाँ पर बाजरा सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा, ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। ग्रेट बेसिन पठार उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। यह पठार एक अंतःप्रवाह बेसिन का उदाहरण है। तो उत्तरी अमेरिका का यह सबसे बड़ा पठार है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन पठार। यह पठार अंतःप्रवाह बेसिन का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा सी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, ये हमारा कथन है। कारण करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा या फिर सी डी में से कोई एक आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट है। अब तो आपने सही कर दिया होगा क्योंकि हमने कथन कारण को आपको अच्छे से समझा भी दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी, तो बिल्कुल सही बात है। और इसके दौरान ही करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। तो एक ही पॉइंट के बारे में चर्चा हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सही स्पष्टीकरण व्याख्या बिल्कुल कर रहा है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्रा और शासक यहाँ पर दिए गए हैं। अलमसूदी महिपाल प्रथम, रोलप पिच ये तो हम जानते ही हैं कि अकबर के शासनकाल में ये आया था। डोंगिमोपायस, अच्युत देव राय और फ्रांसिस्को पेलसार्ट जागीर। यदि सी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। डोमिंगो पायस ये आया था कृष्ण देव राय के शासनकाल में। कृष्ण देव राय के शासनकाल में ये भारत आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है परंतु बेल आइकन को शायद ऑन नहीं कर रखा है, तो बेल आइकन को ऑन रखा करो ताकि नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो को टाइम से वॉच कर सको। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा एक पर्यावरण एवं कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलोंग पुरस्कार। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वाचस्पति पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अन्य आप सभी जानते ही हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से दूरदृष्टि दोष के कारण है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी
अधिक होना दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है? ये नेत्र गोलक का छोटा होना भी इसका रीजन है। लेंस की क्षमता बढ़ जाना भी क्या इसका रीजन है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है, क्योंकि लेंस की क्षमता बढ़ जाना जो है दूर दृष्टि दोष का रीजन नहीं है। दोनों पॉइंट ऊपर के याद कर लीजिए। इस रोग में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र गोलक का छोटा होना संभव हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी राइट आंसर है परिमल नथवानी। ये जो है कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक है। चर्चा वाली पुस्तक है तो इम्पोर्टेंट रहेगी। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। हाल ही में चर्चित अभ्यास मित्र शक्ति का संबंध किससे है? तो बी राइट होगा, क्योंकि हमने आपको ये वाला टॉपिक करा दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास जो है आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है। हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। तो ए राइट है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है सेंट मार्टिन द्वीप। प्रश्न नंबर 25 है। हाल ही में मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में नक्षत्र सभा का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर बी राइट होगा, प्रयागराज में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो सभी से रिक्वेस्ट है हमारी क्लासों को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, देख लेना है, आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो कोर्ट से सही उत्तर चुनिए। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो फोर्थ वाला पॉइंट नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी चुनने वालों का राइट होगा। 1, 2 एवं 3 ये सही है। 73वां संविधान संशोधन 1993। प्रश्न नंबर 27 है। किस समाचार पत्र अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो समाचार पत्र की बात हो रही है, तो बी राइट है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को कहा जाता है मुंह बंद करने वाला अधिनियम। यह है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था और इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। प्रश्न नंबर 28 है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई विलय नीति या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स के तहत सबसे पहला राज्य जिसका अधिग्रहण किया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर। तो ए आएगा सतारा। प्रश्न नंबर 29 है। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की मांग की क्या मांग थी? ऑप्शन ए राइट है। ऐसे प्रश्न ही आते हैं, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। तो बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की ये मांग थी कि फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर दीजिए। प्रश्न नंबर 30 है। जुलाई 2024 में श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को फाइनल में पराजित करके अपना पहला एशिया कप खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत देश को हरा करके। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है। निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। मॉन्ट्रियल दिया गया है, नागोया दिया गया है, कार्टाजेना दिया गया है, क्योटो दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1432।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 1987 में। उसके बाद में नगोया आया यहाँ पर। नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था 2010 में। और कार्टेजेना को अपनाया गया था 2000 में। और क्योटो को 1997 ईस्वी में जो है इसको अपनाया गया था। तो सबसे पहले 1 ही आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 2 आएगा। तो डी ही राइट है। ये हो रही यहाँ पर अपनाने की बात। यदि लागू करने की बात आए तो फिर तो जो सलीम के आगे चले जाएंगे। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपना तो गया था 16 सितंबर 1987 को, परंतु लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 1989 को। तो इन सभी के जो है लागू करने की अलग डेट है और अपनाने की अलग डेट है। ये कुछ प्रश्न यहाँ मैंने रीजनिंग के लिए हैं, तो आप जो है हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आरओ का ये पार्ट है। दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 14, 16, 22, 34, 54 और प्रश्न चिन्ह दिया गया है। 14 पे से 16 हो रहा है तो 2 यहाँ पर इसने ऐड किया है। 16 से 22 हुआ है तो कितना ऐड किया है इसने? 6 यहाँ पर ऐड किया होगा। और 22 से 34 हुआ है तो यहाँ पर इसने ऐड किया है आपका 12। और फिर 34 से 54 हुआ है तो यहाँ पर इसने ऐड किया है 20। ऐसे ये चला है। तो अब भी जो है क्लियर नहीं हो रहा है तो अब नीचे आ जाइए। 2 पे से 6 हुआ है तो 4 प्लस हुआ है। 4 पे से 12 हुआ है तो 6 प्लस हुआ है। और 12 पे से 20 हुआ है तो 8 प्लस हुआ है। तो आगे कितना प्लस होगा? 10 प्लस होगा। तो 20 और 10 को जोड़ दीजिए, 30 हो जाएगा ना। तो 54 में आप जो है 30 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो 84 तो ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकल्प। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। रीजनिंग मैथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आरओ एग्जाम में। निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज को यहाँ पर हमको काउंट करना है, तो काउंट कीजिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 16 त्रिभुज है इसमें। देखिए ये वाला आप यहाँ पर देख लीजिए, एक त्रिभुज है तो जैसे यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसमें 3 हो जाएंगे ना। तो 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है। तो कितने हो गए हैं? 12 त्रिभुज जो है प्राप्त हो गए हैं। अब उसके बाद आप देखिए एक ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुज और मिल गए हैं, तो इसको भी ऐड कर लीजिए। उसके बाद में फिर एक त्रिभुज हमारे पास ये है, ये वाला, और फिर एक ये वाला, 2 और अलग से प्राप्त हो रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं? 16 हो गए हैं। तो सी ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। वर्ष 1988 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान है? सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि जो हमको वर्ष दिया गया है ये किस प्रकार का वर्ष है। ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है ये। तो यदि ये लीप ईयर है तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। लास्ट वाली टर्म को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे ये पूरी डिवाइड हो रही है टर्म। तो ये एक लीप ईयर है। कैसा ईयर है ये लीप ईयर है। तो इसके लिए हल्की सी ट्रिक होती है। जब भी आपको लीप ईयर दे के रखेगा तब आप दिए गए सन में 18 ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऐड करोगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2016। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि हमको लीप ईयर वर्ष दिया गया है और लीप ईयर में ही हमको आंसर प्राप्त करना होगा तो उस सन में हमको 28 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो ईयर दिया गया है उसके इक्वल लाने के लिए आपको जो 28
उस सन में ऐड करना पड़ेगा। यदि यहीं पर नॉर्मल ईयर होता तब क्या करते, तो तब आपको याद कर लेना है कि 11 ऐड करेंगे या फिर 6 ऐड करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज का प्रश्न है और साधारण ब्याज से तो 1% लाजमी एग्जाम में बनता है। तो कैसे हल करेंगे, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, R बराबर होता है n-1 इंटू टी गुणा 100। ये हल की चीज़ की ट्रिक है, देखिए ट्रिक से मैं हल करता हूँ। तो यदि आपको अन्य मेथड पता है तो उससे आप हल कर सकते हो। 25% हमको क्या दिया गया है, R दिया गया है, तो 25 यहाँ पर लिख लीजिए। और क्या कह रहा है, 2 गुना हो जाएगा, तो n बराबर हमको 2 दिया गया है, तो 2 को यहाँ पर रख दीजिए, -1 कर दीजिए। t हमको निकालना है, 100 की गुना जो की तुम रखिए, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आएगा और 2 में से जाने पर 1 आएगा और यहाँ पर t आएगा और यहाँ पर 4 बचा हुआ, तो 4 एकम 4। और जैसे ही t की गुना 1 में करेंगे तो t बराबर आएगा 4 वर्ष। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, ए है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 36 है। यदि 57 की पावर 3 प्लस 21 की पावर 3 को 78 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे ही जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। बड़ा इजी प्रश्न है, चाहे तो आप इसको फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे सिंपल बेस से कर लीजिए। देखिए विषम घात यहाँ पर लगी हुई है, तो विषम घात लगे रहने पर या तो हमको 1 रखना होता है या 3 रखना होता है। तो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जैसे ही हम 57 की पावर 3 है तो 3 बार 57 की गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम जो है 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 57 ही आ जाएगा जब 1 पावर रहेगी, और यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 78 हो जाएगा। तो 78 से जो है भाग देने के लिए कह रहा है ये। तो जैसे ही आप इसको 78 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 जो है आपके पास शेषफल आएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 0। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, या फिर आप मेथड याद कर लीजिए इसका, x की पावर n और y की पावर n। जब ये वाली टर्म हमको दी जाती है तो इसके यहाँ पर होता है x प्लस वाई, तो इसको यहाँ पर सीधा सा आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, यानी कि 57 और 21 को आप ऐड कर लीजिए और 78 से जो है डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं। तो प्रश्न तो भैया कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपने पूरे 36% सही किए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमने बताया था, आप आंसर फिल कर दीजिएगा। देख लीजिए आप कितने तैयार हो। इसी प्रकार के प्रश्न आर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम प्रत्येक क्लास को पिछली क्लास को ध्यान में रखते हुए ही अगली क्लास आपको उपलब्ध कराते हैं। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना है, कंजूसी मत किया करो भाई, लाइक शेयर किया करो, मोटिवेशन हमारा भी बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा, तभी रहेगा सब कुछ अच्छा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।